अखंड भारत कैसा था, क्या था, कहां तक था? अखंड भारत कब टुकड़ों में बंटने लगा? अखंड भारत का वो कौन सा नक्शा है जो नई संसद भवन में लगा है? उस नक्शे में अखंड भारत कहां तक था? आज के वो कौन कौन से देश हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है? नई संसद भवन में जो अखंड भारत का नक्शा लगा है वो किस काल खंड है? वो किस साम्राज्य की गाथा की कहानी बयां कर रहा है? अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इतिहास में अखंड भारत क्या है? आरएसएस का अखंड भारत क्या है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। ये नई संसद भवन में लगा अखंड भारत का नक्शा है। ये नक्शा उस दौर का है जब भारत कई हिस्सों में नहीं बटा था बल्कि अखंड था। अखंड भारत का नक्शा जो दर्शाया गया है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी है। इस नक्शे पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की तो भारत की तरफ से जवाब भी दे दिया गया। जवाब यह था कि यह नक्शा सिर्फ सांस्कृतिक नक्शा है जो असल में सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो इसे भी समझना बेहद जरूरी है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते देशांतगर्ते, यही वो मंत्र है जिसमें पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, यही वो पृथ्वी के 7 द्वीप हैं। कहा जाता है कि जम्बू इन 7 द्वीपों के बीच में स्थित है जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता है और यही अखंड भारत का कॉन्सेप्ट भी है। यह तो उस मंत्र की थ्योरी है। कॉन्सेप्ट है कि अखंड भारत क्या है, कैसा है, कहां स्थित है। लेकिन इतिहास की किताबों में झांके तो अखंड भारत की थ्योरी को 8000 साल पहले का बताया जाता है। इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द जियोग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। ये पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि वैदिक काल करीब 3500 साल पुराना है। ऐसे में इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने भारतवर्ष को वैदिक काल से भी पुराना बताया। हालांकि बाद में भारतवर्ष कई गणराज्य में बंट गया। बिखरे हुए गणराज्यों को फिर से एक करने का काम हुआ जिसकी नींव चाणक्य ने रखी और उसके नायक बने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था जो आज के बिहार का हिस्सा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को हराया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले इलाकों को जीतना शुरू किया। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की जीत हुई। सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस से कूटनीतिक संधि के लिए उनकी बेटी हेलन से शादी की। मौर्य शासनकाल के दौरान भारत नई ऊंचाइयां छू रहा था और पूरे भारत में मौर्य वंश की पताका लहरा रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब चंद्रगुप्त एंड हिज टाइम्स में जिक्र है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक ने पूर्व में कलिंग को जीता तो दक्षिण में तमिल को जीतकर अखंड भारत की स्थापना की। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम के मुताबिक पश्चिम में फारस यानी ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला था। इसे ही अखंड भारत कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था तो सेल्यूकस से 4 प्रांत जो आज ईरान, इराक वगैरह के क्षेत्र में आते हैं, उन प्रांतों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा था। तो वहाँ तक जो है हमारा अखंड भारत जो है आरंभ होता है। इतिहास में
अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला बड़ा सम्राट है जिसने अखंड भारत को साकार करने का कार्य किया है। उसके बाद बिंदुसार ने 50 वर्षों तक उसमें और भी विस्तार किया और बाद में अशोक ने उस नक्शे को, उस मानचित्र को, उस बृहत्तर भूभाग को और विस्तृत करने का कार्य किया। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल तक अखंड भारत था। नई संसद भवन में भी वही नक्शा लगाया गया है जो सम्राट अशोक का अखंड भारत था। उन्हीं इलाकों को नक्शे में दिखाया गया है, लेकिन जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो अखंड भारत में खंड खंड होने लगा। जो दक्षिण में चोल वंश का शासन था उसने जो है थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस तक, कंबोडिया तक, इंडोनेशिया, मलेशिया जिसे आज कहते हैं, वहाँ तक जो है अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था, जिसमें श्रीलंका, मालदीव वगैरह भी भारत के अंतर्गत ही थे। तो इसलिए जो अखंड भारत और बृहत्तर भारत का क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वह बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम वर्तमान संसद में, नई संसद में जो भित्तिचित्र लगाया गया है उस चित्र पर विचार करते हैं तो उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि यह अशोक कालीन चित्र है। सम्राट अशोक के समय भारतवर्ष का राजनीतिक मानचित्र कैसा था और उस समय का जो सांस्कृतिक, धार्मिक और हम कह सकते हैं कि दार्शनिक वैभव था, उसको दिखाने के लिए इस भित्ति चित्र को लगाया गया है। इसका वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लेना देना नहीं है। बाद के सम्राटों ने भी, विशेष करके जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने भी बृहत्तर भारत के इस नक्शे को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत पूरी तरह से खंड खंड हो गया। उसके बाद शांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे साम्राज्य बने। कभी चोल पांड्या साम्राज्य का हिस्सा रहा श्रीलंका 1310 ईस्वी में अलग मुल्क बन गया, आजाद हो गया, जिस पर बाद में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। वहीं अफगानिस्तान पर 870 ईस्वी तक अरब सेनापति याकूब का कब्जा था, जिस पर बाद में मुगल और ब्रिटेन का कब्जा हुआ। काफी लंबे समय तक ब्रिटेन का कब्जा अफगानिस्तान पर बरकरार रहा। 1876 में रूस और ब्रिटेन के बीच गड़मक संधि हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान बफर स्टेट मिला और अगस्त 18, 1919 को अफगानिस्तान ब्रिटेन से आजाद हो गया। इस तरह से धीरे धीरे अखंड भारत खंड खंड होता रहा, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, जिसका नक्शा नई संसद भवन में लगा है। वक्त का पहिया घूमता रहा। फिर ब्रिटेन ने 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग कर दिया, वहां राजशाही की स्थापना की। 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया, जो आज का म्यांमार है। 1947 में भारत से पाकिस्तान भी अलग हो गया। 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान के भी 2 हिस्से हो गए। नया देश बना बांग्लादेश। तो जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का पूरा क्षेत्र था, उस क्षेत्र को वह समय समय पर टुकड़े में बांटते गए और हमारा देश जो है धीरे धीरे छोटा होता गया। सबसे पहले उन्होंने बर्मा को अलग किया, फिर तिब्बत को अलग किया, उसके बाद भूटान और नेपाल को अलग किया, फिर बाद में भारत और पाकिस्तान और का विभाजन किया। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बाद में बांग्लादेश बना। तो यानी इस ढंग से जो अखंड भारत था वह 1947 में एक प्रकार से अनेक टुकड़ों में 1947 तक बंट जाता है। अखंड भारत लगातार खंडित होता रहा, ये तो इतिहास की बात है। लेकिन अब बात करते हैं अखंड भारत के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, मतलब आरएसएस के अखंड भारत की। 1924 में अंडमान निकोबार जेल में 11 साल बिताने के बाद वीर सावरकर बाहर आए। उन्होंने अपनी किताब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया। आरएसएस के अंदर अखंड भारत के विचार के जनक के तौर पर वीर सावरकर को जाना जाता है। वीर सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ में कहा कि भारत को अखंड होना चाहिए, भारत को कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक और असम से लेकर सिंध तक एक होना चाहिए। 1949 में सर संघचालक गोलवरकर ने भी कहा कि भारत एक अखंड राष्ट्र है और पाकिस्तान एक अनिश्चित राष्ट्र। ऐसे में
पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाकर अखंड राष्ट्र की कोशिश होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो सपना वीर सावरकर ने देखा था, गोलवलकर ने अखंड भारत का खाका खींचा था, वो कैसा है? आरएसएस का अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसा है? आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल है। आरएसएस इसी संयुक्त क्षेत्र को एक राष्ट्र मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना है। संघ लंबे वक्त से चाहता है कि अखंड भारत हो। कई बार मंच से खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अखंड भारत की बात दोहरा चुके हैं। भारत कोई दुनिया के पटल पर आज जन्मा हुआ देश नहीं है। अंग्रेजों ने जिसको एक किया ऐसा देश नहीं है। आक्रमकों के कारण जिसमें एकता आई ऐसा देश नहीं है। सारे विश्व की अंतर्निहित एकता को जिसने पहचाना और अपने देश की सारी विविधता को उस एक धागे में पिरोकर जिसने एक विश्व गुरु राष्ट्र का निर्माण किया, जो 3000 साल तक सतत सब प्रकार की वैभव संपन्नता के शिखर पर, सब प्रकार के पराक्रम के ऊंचे शिखर को छूता हुआ, ज्ञान देकर सारी दुनिया को समृद्ध बनाने वाला, किसी को न मिटाने वाला, किसी को न बदलने वाला ऐसा भारत रहा। वो प्राचीन भारत आज नवे कलेवर में 15 अगस्त 1947 के बाद खड़ा हुआ है। अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है? लोग डर जाते हैं। कब होगा? डरना छोड़ देंगे तब होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार, कई जगह, कई मंचों से अखंड भारत की परिकल्पना दोहरा चुके हैं। संघ द्वारा संचालित सुरुचि प्रकाशन ने अखंड भारत का नक्शा भी निकाला था। इसमें अफगानिस्तान को उपगण स्थान, काबुल को कुभानगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मूल स्थान, तिब्बत को त्रिविष्टप, श्रीलंका को सिंघल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्मदेश, थाईलैंड को श्यामदेश कहा गया है। फिलहाल नई संसद में जो मैप लगा है उसको लेकर बवाल मचा है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, नेपाल भी विरोध कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि यह सिर्फ सांस्कृतिक नक्शा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।